हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसीपी एकेडमी निलंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं नीट 2021 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन पूछे गए। बच्चों बहुत आनंद हो रहा है, इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। जितना भी हमने पढ़ा था उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं है। जितना भी हमारा स्टडी मटेरियल है उसके अंदर से ही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका मतलब हमारी तैयारी बहुत सॉलिड हो गई थी। आपको बहुत आनंद हो रहा होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अरे ये तो सर ने बताया था, ये मेरे नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। यस, ये खुशी तब होती है जब हम 2 साल बहुत मेहनत करते हैं। बच्चों, मेहनत के अलावा दूसरा कोई यहाँ पे उपाय नहीं है, मेहनत करना चाहिए। बहुत ही अच्छा आपने पेपर सॉल्व किया होगा जरूर। तो आपके रिजल्ट के लिए मेरे से शुभकामनाएं हैं। कोई बात नहीं है, अभी हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया था सेक्शन 1 के अंदर, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन था वो था द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, हमें मेजर प्रोडक्ट पूछा हुआ है ना। तो अभी चलिए यहां पे इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते समय हमें कैसे किस तरीके से करना चाहिए। देखिए मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगा इस पूरे वीडियो के अंदर वो उस तरीके से करूंगा कि अगर कोई नया भी बच्चा प्रिपेयर करने के लिए, नीट के प्रिपेयर करने के लिए देख रहा होगा तो उसे भी ये हेल्पफुल रहेगा। जिस बच्चे ने नीट दिया हुआ है उसे भी ये हेल्पफुल रहेगा। ओके, और यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। कंसेप्ट, इट इज नॉट जस्ट जोक्स अपार्ट। ओके, तो चलिए यहां पे अगर देखेंगे तो रिएक्शन के अंदर यहाँ पे HBr है जो रिएजेंट, ओके, और ये है सबस्ट्रेट। तो अभी बात करते हैं हम, जो सबस्ट्रेट है वो है अल्कीन और रिएजेंट है HBr। तो हमारा एक रूल हमने सीखा था, मार्कोनिकॉफ रूल, जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट्स विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, उसके साथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की रिएक्शन हो गई तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट मींस ये रिएजेंट होगा तो उसका नेगेटिव पार्ट कौन रहेगा? Br माइनस रहेगा। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये था मार्कोनिकॉफ रूल। ये कब अप्लाई होता था? अगर इस एरो के ऊपर कुछ कंडीशन नहीं होगी तो ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस एरो के ऊपर जब परऑक्साइड लिखा हुआ रहता है, पर ऑक्साइड, तो इसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मार्कोनिकॉफ ने बोला था लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंटी मार्कोनिकॉफ ने बोला मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब यहां पे जो आंसर आएगा ये Br का अटैक इस पर्टिकुलर कार्बन पे होगा, नंबर यहां के इस कार्बन के ऊपर। इसी पेरोक्साइड इफेक्ट्स को खराश मायो इफेक्ट भी कहते हैं। इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश मायो इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट, तो इस तरीके से इसका नाम आता है। तो ये ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 57, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाइमिथाइल डेक-4-ENE। अगर ये आईपीएस नॉमेनक्लेचर का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए ये सारे के सारे चारों ऑप्शन भी डेक है, इसका मतलब 10 कार्बन यहाँ पे है, इसलिए वहां पे हम वर्ड रूट से फाइंड आउट नहीं करेंगे। अभी लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड से अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3। यहां पे अगर देखेंगे तो 1 2 3 4, इस 4 में कोई भी नहीं आ रहा है। एक ही ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जहां पे 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 नंबर पे मिथाइल है, 6 नंबर पे फिर से एक मिथाइल है। इसका मतलब 2,6-डाइमिथाइल डेक-4। ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आएगा 1। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। द आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ। तो ये जो आरबीसी डेफिशिएंसी होती है उसको हम कहते हैं एनीमिया। ये बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। ओके, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर भी हम सीख सकते हैं, बायोमोलिक्यूल के अंदर भी। तो ये है आरबीसी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की वजह से होता है, जो एनीमिया भी कहते हैं, एनीमिक सिचुएशन भी कहते हैं हम इसको, राइट। सो विटामिन B12 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड PHSO2Cl, ये जो है ये है हिंसबर्ग रिएजेंट। इसकी रिएक्शन ये क्यों करते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट कहां यूज करते हैं? जहां पे भी हमको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस
को डिफरेंशिएट करना होता है। इसका मतलब अमाइंस को डिफरेंशिएट या सेपरेट करना हो तो हिंसबर्ग टेस्ट की जाती है, उसके अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं, और ये हिंसबर्ग रिएजेंट है फिनाइल सल्फोनिल फ्लोराइड के साथ। जब इनका रिएक्शन हम करेंगे तो प्राइमरी अमाइन जब इसके साथ रिएक्ट हो जाते हैं तो क्या होगा, ओके, तो इसके अंदर हमें ये दिखाई देगा कि ये जो कंपाउंड है इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, वो रहेगा एन अल्किल सल्फोनामाइड, एन अल्किल बेंजील सल्फोनामाइड। व्हाट इज दैट? एन अल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ओके, तो ये जो है इसका अगर हमने NaOH के साथ रिएक्शन किया तो इस एन अल्किल बेंजील सल्फोनामाइड के अंदर एक हाइड्रोजन होता है जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वो डिटेल में हम रिएक्शन के अंदर देख चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको क्विक उसका रिकैप कर रहा हूं। तो वो NaOH के साथ डिसॉल्व होता है, क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन है, वो NaOH बेस है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सोल्यूबल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाता है। जो भी अमाइंस डिसॉल्व होते हैं वो प्राइमरी अमाइन होते हैं। ये हमारा डिफरेंशिएटिंग टेस्ट का टैगलाइन है। जो अमाइन डिसॉल्व नहीं होते हैं, जो अमाइन इनसोल्यूबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स तो बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स तो बना लेते हैं इसके साथ, और एन एंड डाई अल्किल सल्फोनामाइड बना लेते हैं इसके साथ, और कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है, तब ये सेकेंडरी अमाइन होता है। और रिएक्शन ही नहीं करता है, वो होता है टर्शियरी अमाइन, वो होता है टर्शियरी अमाइन। तो यहां पे अगर देखेंगे तो ये तो नाइट्रो है, तो इसका बात ही कट गया। ये सेकेंडरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है, ये टर्शियरी अमाइन है। इन्होंने बोला है कि अल्कली के अंदर डिसॉल्व होने वाला कौन है। देखिए, अल्कली के अंदर डिसॉल्व होने वाला सिर्फ प्राइमरी होता है, क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। बात क्लियर है? तो ऑप्शन 3 is the correct answer for this question. Moving towards next question. Given below are two statements. Statement 1 is aspirin and paracetamol belong to the class of narcotic analgesic. देखिए, एस्पिरिन और पैरासीटामोल ये दोनों भी एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक है। एनाल्जेसिक्स जिससे दर्द कम होता है, और एंटीपायरेटिक तो जिससे बुखार कम होता है। तो ये दोनों भी नार्कोटिक नहीं है। इसका मतलब statement 1 and statement 2 are false. Both statement 1 and 2 are false. So option 2 is the correct answer for this question. Moving towards next question. The major product formed in the dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent2ene. तो मेजर प्रोडक्ट जो बना हुआ है वो pent2ene है, और स्टार्टिंग मटेरियल जो है 2-bromopentane है। तो 2-bromopentane हम कैसे ड्रॉ करते हैं? 1 2 3 4 5, और 2 नंबर के ऊपर ब्रोमेन, तो ये लग गया CH3 CH2 CH2 CH। इसके ऊपर जब किसी की रिएक्शन होगी तो हमें प्रोडक्ट क्या दे रहा है? ये pent2ene। देखिए 1 2 3 4 5, इसके अंदर pent2ene ले लेते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, मैं एक रिएक्शन कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। जैसे कि दूसरे काफी सारे आपने वीडियोस भी देखा होगा, तो उसके अंदर टाइम पास ज्यादा होता है और कंसेप्चुअल डिस्कशन कम होता है। बच्चों, अगर सच में आपको नीट जेई ऐसे एग्जाम्स क्रैक करने होते हैं ना, कंसेप्चुअली सीखोगे ना, क्वेश्चन कितना भी घूम फिर के आ जाए आप उसको आसानी से टैकल कर सकते हो। लेकिन कुछ रट्टाबाजी करके, कुछ तो ट्रिक्स, बहुत ज्यादा ट्रिक्स बना बना के आप कुछ सीख लोगे ना, आए टाइम पे क्वेश्चन को ऐसा घुमाया हुआ रहता है कि आपकी वहां पे वाट लग जाती है। इसलिए मैं कभी भी सजेस्ट करता हूं बच्चों से, आपको जो भी सीखना है ना, कंसेप्चुअली सीखो। जिससे क्या होगा, आप लॉन्ग रन तक अच्छा परफॉर्मेंस देते रहोगे। आप आगे जाके कुछ डिग्रीज भी करोगे, उसके अंदर भी आपको इसका हेल्प होगा। सिर्फ रट्टाबाजी करके अगर कोई क्वेश्चन आए, कोई आसान हो सकता है तो थोड़ा बहुत मार्क्स मिलाने के लिए पॉसिबल है, लेकिन आपको अगर अच्छा कुछ अचीव करना है लाइफ में तो कंसेप्चुअली चीजों को समझो। कम टाइम लगता है और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आता है, और ज्यादा गेन भी होता है। प्रोडक्टिविटी इज मोर, टाइम रिक्वायर्ड इज लेस, एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस इफ यू गो कंसेप्चुअली। जस्ट ट्रिक्स, हंसी मजाक, इट्स ओके। कंसेप्ट सीखते सीखते हंसी मजाक करो, नो प्रॉब्लम, दैट्स हेल्पफुल, बट कंसेप्चुअली जाना ही आपके लिए अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे हम स्टार्टिंग मटेरियल और एंड प्रोडक्ट लिख दिए हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे 2-ब्रोमोपेंटेन जो है, इसके अंदर से H और Br गया हुआ है। देखिए 1 2 3, 2 नंबर के कार्बन से Br चला गया है और 3 नंबर के कार्बन से H चला गया है। इसी वजह से हमें ये पेंटीन मिला है, 2-पेंटीन मिला हुआ है। तो इसका मतलब HBr यहां से चला गया, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सा है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है, बराबर।
डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। तो डीहाइड्रोहैलोजनेशन HBr का रिमूव करने के लिए हमें अल्कोहलिक KOH की जरूरत पड़ती है, ये भी हमको पता है। इससे आपको रिएक्शन भी याद आ गया होगा। अभी ये जो डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन है, इसके लिए दो रूल भी है, सेडजेव्स या जेडसेव आप उसको बोल सकते हैं। एक तो आप सेडजेव्स रूल बोलिए या जेडसेव रूल बोलिए, दोनों एक ही मतलब है, जेडसेव भी इसको बोल सकते हैं। तो ये रूल कहता है डीहाइड्रोहैलोजनेशन करते समय जब HBr निकल जाएगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, जिस कार्बन के ऊपर ये हालाइड लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं अल्फा, और उसके बाजू वाले जो दो होते हैं उनको बोलते हैं बीटा। ये दो कार्बन है जो बीटा कार्बन है, इसको नाम देता हूं मैं बीटा 1 और इसको नाम देता हूं बीटा 2। ओके, तो ये जो डीहाइड्रोहैलोजनेशन हो रहा है, इसमें से हाइड्रोजन जा रहा है और हैलोजन जा रहा है, कहीं से भी हाइड्रोजन जा सकता है। बीटा 1 से अगर हाइड्रोजन चला गया तो पेंट 1 ENE, दैट इज 1 पेंटीन प्रोडक्ट मिलेगा, और बीटा 2 से अगर हाइड्रोजन चला गया तो 2 पेंटीन प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये सेडजेव्स रूल क्या कहता है? सेडजेव्स रूल कहता है कि जो अल्कीन बनने वाले हैं, दैट इज, मैं दूसरा अल्कीन भी यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो इस अल्कीन के अंदर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, 1 पेंटीन के अंदर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन 2 पेंटीन के अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। दिखाई दे रहा है आपको? डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उनके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। जिस अल्कीन के अंदर ज्यादा अल्किल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जिस अल्कीन के अंदर ज्यादा अल्किल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो होता है मेजर प्रोडक्ट, ये कहता है सेडजेव्स रूल। तो अभी यहां पे Pen2ENE इज अ मेजर प्रोडक्ट, इसका मतलब दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन सेडजेव्स रूल। This product formation is based on Sedgwick's rule. So option 1 is the correct answer for this question. Let's move to the next question, that is, which is the IUPAC name of the organic compound formed in the following chemical reaction? बच्चों, बहुत ही सिंपल, मस्त, जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आने ही चाहिए। Every year such kind of question should come. मैंने बहुत अच्छा एक यहाँ पे बच्चों को एक ग्राफ दिया हुआ रहता है, ये देखिए RMGX। RMGX ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है अपने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे अल्केन मिला सकते हैं, अल्केन, अल्किल हैलाइड, बहुत सारे, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, बहुत सारे कंपाउंड इसके साथ पास से बना सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये RMGX के साथ जब एसेटल्डिहाइड का रिएक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट मिलता है, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन मिलता है तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। जब एसेटल्डिहाइड का रिएक्शन मींस कोई भी अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा, दूसरा कोई भी अल्डिहाइड इसके साथ सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और अगर कीटोन की रिएक्शन होती है, कोई भी कीटोन हो, तो वो टर्शरी अल्कोहल देगा। ये तो सिंपल सी ट्रिक हो गई। अभी यहाँ पे जो है ये RMGX तो है, C2H5MgBr, और ये कौन सी रिएक्शन है? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल कौन है? यहाँ पे C2H5 बिकम्स अ न्यूक्लियोफाइल, जो जाके अभी यहाँ पे देखिए आप बहुत अच्छे से ये रिएक्शन को हम समझ लेंगे। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, इसके अंदर अगर गलती कर लोगे तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे Br लिया हुआ है इन्होंने, ये C2H5 माइनस है, ये जाके क्या करेगा? इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाएगा, और हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो रहेगा C2H5CH3OMgBr। अभी इसका जब आप HOH के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टर्शरी अल्कोहल, जो हमने बात इस ऊपर के चार्ट में भी देखी थी। हमने बोला था कि RMGX का रिएक्शन अगर कीटोन के साथ होता है तो टर्शरी अल्कोहल, यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्शरी अल्कोहल बन गया है। इसका नाम अगर देंगे आप इसका नाम अगर देंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज 1 2 3 4 2-methyl butane 2-ol, 4 is the correct answer for this question. Let's move to the next question. The compound which shows metamerism. बच्चों, जब भी आइसोमेरिज्म पूछा जाता है तो याद रखिए, कभी भी ऑप्शन में फटाफट क्या करना है? जनरल फॉर्मूला लिख देना है। C5H12 है, CnH2n+2, C3H8O है, CnH2n+2O, C3H6O, CnH2nO, C4H10O, CnH2n+2O, राइट। तो ये है अल्केन। अल्केन के अंदर कभी भी मेटामेरिज्म नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चैन आइसोमेरिज्म
चयन पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो सकता है, उसके अलावा कुछ होता नहीं, इसलिए ऑप्शन 1 तो कट गया। उसके बाद यहाँ पे CnH2n+O, ये है अल्कोहल और ईथर का फार्मूला, अल्कोहल एंड ईथर बन सकता है इससे, इस जनरल फार्मूला से। इस जनरल फार्मूला से अल्डिहाइड बन सकता है या कीटोन बन सकता है, इस जनरल फार्मूला से अल्कोहल बन सकता है एंड ईथर बन सकता है। वैसे तो ये क्वेश्चन देखने के बाद इमीडिएटली आंसर आ सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिटेल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं बच्चों। तो देखिए, अल्कोहल और ईथर में अगर कोई भी कम से कम कितने कार्बन होना, अल्कोहल तो कभी मेटामेरिज्म दे नहीं सकता, अल्डिहाइड मेटामेरिज्म दे नहीं सकता, अल्कोहल मेटामेरिज्म दे नहीं सकता। ऐसे कैसे बोल रहे हो सर? जो भी बायवैलेंट कंपाउंड होते हैं, बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना बेटा, जो बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, जैसे कि कीटोन है, ईथर है, सेकेंडरी अमाइन है, ये होते हैं बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये लोग ही सिर्फ मेटामेरिज्म दे सकते हैं। तो इस मेटामेरिज्म के अंदर ईथर को सेलेक्ट किया मैंने, कीटोन को सेलेक्ट किया और ईथर को सेलेक्ट किया। तो कीटोन के अंदर कम से कम 5 कार्बन होने चाहिए, तभी वो मेटामेरिज्म दे सकता है। यहाँ पे 3 कार्बन है, इसके लिए ऑप्शन कट गया। ईथर के अंदर कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, तभी वो मेटामेरिज्म दे सकता है। यहाँ पे 3 है, ये कट गया, इसका मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। C4H10O तो मैंने क्लास में यार ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल बोल के दिया था। मैंने बोला था कि ये आज तक नीट में 7 या 8 बार मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। मेरे पास प्रूफ है इसके, मैं जो बोल रहा हूं इसका प्रूफ मेरे पास है कि C4H10O इज आस्क्ड so many times. इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर आते हैं, कितने स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं सबको बहुत पसंद है, नीट की एग्जाम निकालने वालों को बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो चार्ट है ना, आपके पास हो जाना चाहिए। ये चार्ट अगर आपके पास नहीं है बेटा, तो आपकी मिस्टेक तो होनी ही वाली है डेफिनेटली। ये चार्ट कभी भी आपके पास रही है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन? इसका तो मैंने बहुत जबरदस्त चार्ट देके रखा है और इसके बहुत सिंपल सी कंसेप्ट भी बताया। पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्लोरॉन, दैट इज टेट्राफ्लोरोइथेन, दैट इज ये जो है टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथेन, ये है इथेन के अंदर F2, ये होता है टेफ्लॉन, है ना। तो ये जो टेफ्लॉन होता है टेट्राफ्लोरोइथेन का, जब आप पॉलीमराइजेशन कर देते हो तो यहां से क्या होगा, डबल बॉन्ड F, है ना। तो अभी यहां पे अगर इसको मैं यहां पे लिख दूं, यहां से ये F, ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे बनते जाएंगे और ये बनेगा टेफ्लॉन। ये है एडिशन पॉलीमर और ये बाकी सब है कंडेंसेशन पॉलीमर बेटा। ये आप बहुत डिटेल में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में पढ़े हुए कि उसको कंडेंसेशन क्यों बोलना है, क्योंकि इसका जब रिएक्शन होते रहता है तो उसमें से इलिमिनेशन होता है, जिसमें से इलिमिनेशन होते रहता है उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। बहुत सारी चीजें हमने देखा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सब कंडेंसेशन और ये की एडिशन पॉलीमर था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, इथेन के कन्फर्मेशन हमने पढ़े हुए थे। जो ये सामने वाला कार्बन है, नंबर 1 वाला कार्बन है, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 2 वाले कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सामने वाले कार्बन के हाइड्रोजन इस तरीके से हम दिखाते हैं, पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो अभी मुझे बताइए, ये जो बॉन्ड एंगल है ये 0 डिग्री है। उसी तरह से अगर मैं और एक यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, जैसे कि ये ऑलमोस्ट इसको 60 डिग्री, चलिए हम इसको 60 डिग्री पर कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये हाइड्रोजन दूर जाते हैं तो रिपल्शन कम हो जाता है। ये बात हमने डिस्कस की थी, बहुत डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन लिया हुआ है हमने। जैसे रिपल्शन कम हो जाता है तो ये ज्यादा स्टेबल बनने लगता है, रिपल्शन घट गया तो ये स्टेबल बनने लगता है। जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, उसकी वजह से वो लीस्ट स्टेबल होगा। इसका मतलब 0 डिग्री जब रहता है तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होता है 0 डिग्री। तो 4 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सेक्शन बी के अंदर अगर देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, RONA। तो यहां पे जो है RCOONA, हमने ये जनरल रिएक्शन दिखाते हैं व्हेन रिएक्ट्स विद NaOH एंड CaO। NaOH एंड CaO जो होते हैं, यहां पे आप रिएक्शन को देखते ही आंसर आ जाता है। देखिए थोड़ा सा देखिए, ये है C3H3CH2 और यहाँ पे 2 ही कार्बन वाला कंपाउंड है। यहाँ का एक कार्बन गायब हो गया है, CO2 गायब हो गया है। इसका मतलब ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन। बात समझ में आ रही है बच्चों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। इसका मतलब इसमें से CO2 चला गया है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम 2 तरीके से अपने सिलेबस में देख चुके हैं। एक तो सोडा लाइम के इस्तेमाल करके, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH
प्लस CO, और ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस वाला दो तरीके के रिएक्शन हमने अपने पूरे सिलेबस में देखा है। तो NaOH यहाँ पे है, CO यहाँ पे है, ये क्या कर देता है, ये डीकार्बोक्सिलेशन करता है और Na2CO3 बाहर फेंकता है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था, सोडा लाइम का इस्तेमाल करके हम अल्केन मिला सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में हमने रिएक्शन देखा हुआ है। CO is the correct answer. Option number 3 is the correct answer. In the intermediate compound A in the following chemical reaction. अभी ये रिएक्शन अगर ठीक से देखोगे तो यहाँ पे टोलिन के ऊपर, ये जो टोलिन है इसके ऊपर हमने क्रोमाइल क्लोराइड का अटैक किया इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट और फाइनली अल्डिहाइड मिला है। जब भी टोलिन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन KMnO4 डालते हैं तो एसिड मिल जाता है ना, KMnO4 डालते हैं तो एसिड मिल जाता है, और जब उससे अल्डिहाइड मिलाना होता है तो हम इटार्ड रिएक्शन करते हैं। बच्चों याद आया आपको, इटार्ड रिएक्शन हमने डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इस एग्जाम का एक वैशिष्ट्य बताऊं, इस एग्जाम में मैक्सिमम नेम रिएक्शन को कवर किया ही है। इस साल के नीट एग्जाम को मैक्सिमम नेम रिएक्शन को कवर अप किया हुआ है। जिन्होंने भी नेम रिएक्शन की इंपॉर्टेंस दिया उनका बहुत लक लग गया है। तो ये टोलिन के ऊपर जब क्रोमाइल क्लोराइड डाल देते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ के जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीडाइज कर देता है और फाइनली हमें इस तरह का इंटरमीडिएट हमें यहाँ पे मिलता है, इस तरह का इंटरमीडिएट हमें यहाँ पे मिलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। इसमें से सबसे सिंपल रिएक्शन कौन सी है? वैसे तो चारों भी सिंपल है, लेकिन सबसे सिंपल एस्टरिफिकेशन देखते ही पता चलता है किसी को भी, है ना। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? इसमें अल्कोहल एंड एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद ईच अदर इट फॉर्म्स RCOOH and ROH। यस, हाइड्रोजन, अल्कोहल से हाइड्रोजन, यहां से OH, ये चला गया तो ये एस्टर बन जाता है RC डबल बॉन्ड OOR। आपको याद है, इसे हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। ऐसा रिएक्शन कहां पे दिख रहा है? देखिए, ये देखिए यहाँ पे अल्कोहल एंड एसिड, तो फोर्थ का C आता है। एक पता चल गया तो फोर्थ का C का 4 है, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, D, राइट, ऑप्शन नंबर 4। तो अभी सिर्फ क्रॉस चेक कर लीजिए, ए का ऑप्शन आ रहा है, ए का आ रहा है 2। यस, एग्जैक्टली, बेंजीन के साथ ये बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड HCl के साथ गैटरमन-कॉश रिएक्शन बराबर है। बी के साथ 3 हेलोफॉर्म रिएक्शन बराबर है। ये सब आगे जाके CHX3 बना लेंगे। ओके, उसके बाद C का 4 तो हमने देख लिया। D का 1, ये कौन है भाई? X2 दिख रहा है, रेड फास्फोरस दिख रहा है, इसका मतलब ये जरूर HVZ रिएक्शन है, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है। परफेक्ट, तो इस तरीके से हमें मिल गया ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आगे। द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जब ये अमाइन जो होता है यहाँ पे एनिलीन का, ओके, इसके ऊपर जब NaNO2 डालते तो, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इसको सोडियम डायजोनियम क्लोराइड के अंदर डायजोनियम सॉल्ट बना लेता है, इसका कन्वर्ट कर देता है। और आपको एक बात बताऊं, H3PO2 और कोई भी इथाइल अल्कोहल इसके ऊपर डाल देते हैं तो कभी भी वो यहां से इस डायजोनियम क्लोराइड को हटा के H लगा देता है, और एक ही ऐसा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट फाउंड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, जबरदस्त क्वेश्चन है। सोडियम, यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ऐसे दो हमने अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर डिटेल में एक बड़ा चार्ट बनाया था। ये जो है NaBH4 और LiLH4, NaBH4 एसिड ईस्टर और अमाइड के साथ, एसिड ईस्टर अमाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी अगर देखेंगे तो ये है कीटोन, तो जरूर इसको ये क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। और यहाँ पे ईस्टर है तो यहाँ पे इसका कुछ भी ये बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि एसिड ईस्टर अमाइड के साथ, ये ईस्टर है राइट, तो ईस्टर के साथ ये NaBH4 कभी भी रिएक्ट होता ही नहीं है। इसके वजह से ऑप्शन, सिर्फ यहाँ पे OH आया हुआ ऑप्शन कोई है क्या, देख लीजिए। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, जहां पे ईस्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन सेकेंडरी कीटोन जरूर यहाँ पे चेंज हो चुका है, सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे बन चुका है उसका। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो और इस तरीके से हमारे पूरे क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। सो जरूर बच्चों आपने एंजॉय किया होगा। ये DCB एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रही थी अभी तक, जो भी हम यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे थे, DCB एकेडमी निलंगा। ये एक बहुत ही सुंदर सी एकेडमी है, जहां पे आपको 11th 12th का JEE और नीट का पूरा प्रिपरेशन यहाँ पे
हाईली क्वालिफाइड टीचर जिनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। राजस्थान कोटा से यहाँ पे टीचर है। इंडिया के अंदर जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है वहां पे जो काम किए हुए बड़े बड़े टीचर्स है वो यहाँ पे आपको नीट और जेईई के लिए गाइड करेंगे। अभी हम रिसेंटली नीट रिपीटर बैच भी शुरू कर रहे हैं, जरूर आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।